प्रकाश परिचय। जैसा आप जानते हैं, प्रकाश एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई परिचित है। यह कई स्रोतों से आता है। सूर्य एक मुख्य स्रोत है और यह हमें जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। जैसा कि हम जानते हैं, इसके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होगा। चलिए प्रकाश के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। शायद ही क्या हम कभी ऐसे पूर्ण अंधकार का अनुभव किए हैं। प्रकाश के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। ऊर्जा के इस रूप का इस्तेमाल एक्सरे मशीनों में होता है, माइक्रोवेव ओवन्स में होता है और रेडियो में होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो हम देखते हैं उसे दृश्यमान प्रकाश कहा जाता है। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से मानव आंख केवल एक छोटे से हिस्से के प्रति संवेदनशील होती है, वह हिस्सा जिसे प्रकाश कहा जाता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग 350 या 400 nm से लेकर 750 या 800 नैनोमीटर तक होती है। शब्द प्रकाश को अक्सर आसन्न तरंग दैर्घ्य श्रेणियों तक विस्तारित किया जाता है जिसे आंख नहीं पहचान सकती है। इंफ्रारेड विकिरण, जिसकी आवृत्ति दृश्य प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है। पराबैंगनी विकिरण और काली रोशनी, जिनकी आवृत्ति दृश्य प्रकाश की आवृत्ति से अधिक होती है। जहां तक हम जानते हैं, निर्वात में सभी प्रकार के प्रकाश एक गति से चलते हैं। निर्वात या वायु शून्य में प्रकाश की गति 299 792 458 मीटर प्रति सेकेंड होती है। वह गति वास्तव में तेज है, लेकिन जब आप इतनी तेज यात्रा कर रहे होते हैं तब भी अंतरिक्ष में स्थान पाने में थोड़ा समय लग सकता है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 7 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा प्रकाश को उसकी तीव्रता द्वारा चिन्हित किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक थिएटर के मंच पर काफी मात्रा वाले लाल बत्ती में एक ही ऊर्जा के फोटॉन और एक सड़क के कोने पर लाल स्पॉटलाइट में तरंग दैर्घ्य शामिल होते हैं। हालांकि स्टेज लाइट में उत्सर्जित फोटोनों की मात्रा के संदर्भ में यह भिन्न होता है। विकिरणित फोटोनों की संख्या जितनी अधिक होगी, इन फोटोन का तरंग आयाम या ऊंचाई उतना ही अधिक होगा। प्रकाश का सरल रेखा में गमन। अधिकांश लोगों की सहज समझ होती है कि सूर्य मोमबत्ती की लौ, बिजली के प्रकाश बल्ब के ताप दीप्त फिलामेंट जैसी चीजें प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। ये वस्तुएं सीधी आंखों से दिखाई देती है क्योंकि ये अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं और इसी कारण से हम इन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत के अभाव में हमारे आसपास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यह सच है कि एक विशाल वस्तु के करीब प्रकाश झुकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यह केवल इसलिए होता है क्योंकि बड़े पदार्थ या द्रव्यमान अंतरिक्ष को मोड़ देते हैं। घुमावदार स्थान के माध्यम से एक सीधी रेखा फिर भी सीधी रेखा ही होती है। तो इसका कारण यह है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, क्योंकि एक सीधी रेखा को वास्तव में प्रकाश पुंज द्वारा लिए गए पथ के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रकाश को एक कण के रूप में सोचना महत्वपूर्ण है। एक निर्धारित वेग वाला कण
हमेशा एक सीधी रेखा में यात्रा करेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप बेसबॉल को हिट करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का सामना नहीं करना पड़ता है, वह एक दिशा में चलता रहता है। प्रकाश का एक स्रोत जैसे सूर्य वास्तव में एक बिंदु स्रोत की तरह सभी दिशाओं में प्रकाश विकिरण करता है। एक बार जब फोटॉन उत्सर्जित हो जाते हैं तो वे स्थिर वेग से किसी भी अन्य कण की तरह व्यवहार करते हैं। छाया इस बात का प्रमाण दे सकती है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। उस छायाओं के बारे में सोचिए जो बादल रहित धूप वाले दिन बनते हैं। वे काफी अच्छे से परिभाषित छाया होते हैं। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन दो अलग अलग परतों के बीच मिलने वाली तरंगों की दिशा में परिवर्तन है ताकि तरंगे उस माध्यम में लौट आए जहां से उनकी उत्पत्ति हुई थी। इनके उदाहरण हैं प्रकाश का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन और जल तरंगों का परावर्तन। परावर्तन का नियम कहता है कि नियमित परावर्तन में जिस कोण से सतह पर तरंगें आपतित होती हैं, वह उस कोण के बराबर होती है जिस पर वह परावर्तित होती हैं। दर्पण नियमित परावर्तन प्रदर्शित करता है। परावर्तन की प्रकृति के आधार पर ये या तो नियमित परावर्तन जैसे दर्पण या तो विसरित परावर्तन बिना बिंब के सिर्फ संचित ऊर्जा होती है। यदि इंटरफेस एक डाइइलेक्ट्रिक और एक कंडक्टर के बीच है तो परावर्तित तरंग का चरण बरकरार रखा जाता है। अन्यथा यदि इंटरफेस दो इलेक्ट्रिक के बीच है तो अपवर्तन के सूचकांक के आधार पर चरण को बनाए रखा जा सकता है या उल्टा किया जा सकता है। एक दर्पण नियमित प्रकाश परावर्तन के लिए सबसे आम मॉडल प्रस्तुत करता है और आमतौर पर एक धातु कोटिंग के साथ एक कांच की शीट होती है जहां वास्तव में प्रतिबिंब होता है। तरंगों के प्रसार को दबाने से धातुओं में परावर्तन बढ़ जाता है। परावर्तन पारदर्शी उपादान की सतह पर भी होता है जैसे पानी या गिलास। परावर्तन के नियम हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर परावर्तन सतह के अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है वह उस कोण के बराबर होता है जो परावर्तित किरण समान अभिलंब को बनाती है। परावर्तित किरण और आपतित किरण अभिलंब के विपरीत दिशा में होते हैं। गोलीय दर्पणों से खेल। अवतल दर्पण। गोलाकार दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका आकार गोलाकार सतह से कटे हुए टुकड़े जैसा होता है। गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण में एक परावर्तक सतह होती है जो आपतित प्रकाश से अंदर की ओर उभरी होती है। अवतल दर्पण प्रकाश को एक केंद्र बिंदु की ओर भीतर की ओर परावर्तित करते हैं। प्रकाश को फोकस करने के लिए ये व्यवहार होते हैं। अवतल दर्पणों को अभिसरण कहा जाता है क्योंकि उन पर पड़ने वाले प्रकाश को वो एकत्र करते हैं जो समानांतर आने वाली किरणों को एक फोकस की ओर पुनः केंद्रित करते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकाश विभिन्न कोणों पर परावर्तित होता है क्योंकि सतह का अभिलंब दर्पण पर प्रत्येक स्थान पर अलग होता है।
अवतल दर्पण का उपयोग कई उद्देश्य के लिए किया जाता है। अपने डॉक्टर को आंख, कान, नाक और गले की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए देखा होगा। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सकों द्वारा दांत की बिंब देखने के लिए भी किया जाता है। टॉर्च के परावर्तक, कारों और स्कूटरों की हेडलाइट का आकार अवतल होता है। गोलीय दर्पणों से खेल। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक मछली की आंख जैसा दर्पण या अपसारी दर्पण है, जिसमें परावर्तक सतह प्रकाश स्रोत की ओर उभरा होता है। उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर परावर्तित करता है, इसलिए उनका उपयोग प्रकाश को केंद्रित करने के लिए नहीं किया जाता है। उत्तल दर्पण हमेशा एक आभासी छवि बनाते हैं, क्योंकि फोकस F और वक्रता केंद्र 2F दोनों ही दर्पण के अंदर काल्पनिक बिंदु हैं, जिन तक नहीं पहुंचा जा सकता है। फलस्वरूप इन दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों को स्क्रीन पर पेश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि छवि दर्पण के अंदर होते हैं। उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश का समानांतर पुंज फैल जाता है, क्योंकि सतह पर अभिलंब दर्पण पर प्रत्येक स्थान के साथ भिन्न भिन्न होते हैं। कार का पैसेंजर साइड दर्पण आमतौर पर उत्तल दर्पण होता है। कुछ देशों में इन पर सुरक्षात्मक चेतावनी वस्तुओं तथा दर्पणों के साथ चिपकाया जाता है और जितना वे दिखाई देते हैं उससे कहीं अधिक निकट होते हैं। वाहनों में उत्तल दर्पण को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वे सीधा तथा छोटा छवि प्रदान करते हैं। साथ ही वे बाहर की ओर घुमावदार होने के कारण देखने का एक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं। कुछ स्वचालित मशीनों में उत्तल दर्पण का उपयोग एक सरल तथा आसान सुरक्षात्मक दृष्टि से किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता यह देख सके कि उनके पीछे क्या हो रहा है। इसी तरह के उपकरणों को साधारण कंप्यूटर मॉनिटर से जोड़कर बेचा जाता है। उत्तल दर्पण में सब कुछ छोटा लगता है, लेकिन निगरानी के लिए एक बड़े क्षेत्र को यह कवर करता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का पता लगाने की विधि में वस्तु पर मुख्य बिंदुओं से निकलने वाली प्रकाश किरणों को खींचना और यह पता लगाना शामिल है कि दर्पण द्वारा इन किरणों को फोकस पर कहां लाया जाता है। यह कार्य केवल सरल नियमों का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। एक आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, दर्पण के फोकस F से परावर्तित होती है। एक आपतित किरण जो दर्पण के फोकस F से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। एक आपतित किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, अपने पथ के साथ वापस परावर्तित हो जाती है, क्योंकि यह सामान्य रूप से दर्पण पर आपतित किरणें होती हैं। एक आपतित किरण जो दर्पण से उसके शीर्ष भी पर टकराती हैं, इस प्रकार परावर्तित होती हैं कि मुख्य अक्ष के मान से उसका आपतन कोण उसके परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक वस्तु पर विचार करें जो ST स्थान पर रखी है तथा जो अवतल गोलीय दर्पण से दूरी P पर रखी है। निश्चितता के लिए मान लीजिए
कि वस्तु की दूरी P दर्पण की फोकस दूरी F से अधिक है। यह माना जाता है कि वस्तु का प्रत्येक बिंदु सभी दिशाओं में प्रकाश किरणें विकीर्ण करता है। दर्पण से टकराने वाली वस्तु के सिरे T से निकलने वाली 4 प्रकाश किरणों पर विचार करें। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यह देखा जा सकता है कि सभी परावर्तित किरणें एक ही बिंदु T1 पर एक साथ आती हैं। अतः T1 T का प्रतिबिंब है। जैसा कि यह आसानी से प्रदर्शित किया जाता है कि वस्तुओं के अन्य भागों से निकलने वाली किरणें को T1 के आसपास के क्षेत्र में फोकस में लाया जाता है ताकि S1 और T1 के बीच की एक पूरी छवि उत्पन्न हो। इस छवि को बिंदु S1 तथा T1 के बीच स्क्रीन पर प्रक्षेपित करके देखा जा सकता है। ऐसी छवि को वास्तविक छवि कहा जाता है। आकृति के अनुसार वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है और बड़ा भी होता है। यह चित्र दिखाता है कि क्या होता है जब वस्तु की दूरी P फोकल लंबाई F से कम होती है। इस मामले में बिंब पर्यवेक्षक को सीधी दर्पण पर दिखाई देते हैं, जो वास्तव में दर्पण के पीछे अवस्थित होता है। उदाहरण के लिए, वस्तु के सिरे T से निकलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु T1 से आती हुई दिखाई देती है, जो दर्पण के पीछे होता है। बेशक दर्पण के पीछे की प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित करके नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि दर्पण के पीछे कोई वास्तविक प्रकाश किरणें नहीं होती हैं। इस प्रकार की छवि को काल्पनिक छवि कहा जाता है। एक वास्तविक छवि और एक आभासी छवि के बीच विशेषतः अंतर यह है कि दर्पण से परिवर्तन के बाद वस्तु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश किरणें एक वास्तविक छवि पर परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन एक आभासी छवि से अलग हो जाती हैं। चित्र के अनुसार वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा और बड़ा भी है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। मुख्य अक्ष की परिभाषाएं वक्र केंद्र C, वक्र त्रिज्या R और उत्तल दर्पण R का शीर्ष भी अवतल दर्पण की संगत परिभाषा के अनुरूप है। जब समानांतर प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से टकराती हैं, तो वे इस प्रकार परावर्तित होती है कि वे दर्पण के पीछे स्थित एक बिंदु F से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को दर्पण का आभासी फोकस कहा जाता है। दर्पण की फोकल लंबाई F केवल V और F के बीच की दूरी है, जैसा कि पायरेक्सियल सन्निकट में आसानी से प्रदर्शित किया जाता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को हमेशा 4 सरल नियमों के अनुसार किरण आरेख खींचकर स्थित किया जा सकता है। एक आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, परावर्तित होती है जैसा कि वह दर्पण के आभासी फोकस F से आई हो। एक आपतित किरण जो दर्पण के आभासी फोकस F की ओर से निर्देशित होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। एक आपतित किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र C की ओर निर्देशित होती है,
अपने पथ के साथ वापस परावर्तित होती है। एक आपतित किरण जो दर्पण से उसके शीर्ष भी पर टकराती है और इस प्रकार परावर्तित होती है कि मुख्य अक्ष के साथ में इसका आपतन कोण इसके परावर्तन कोण के बराबर होता है। दर्पण के सामने रखी वस्तु ST के प्रतिबिंब S1 T1 का पता लगाने के लिए दो किरणों का उपयोग किया जाता है। यह देखा जा सकता है कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा है।